नमस्कार दोस्तों। नए साल की शुरुआत जापान के लिए कुछ ठीक नहीं रहा। 1 जनवरी 2024 को जहां एक तरफ पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप के झटके महसूस हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इकलौता भूकंप नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ सिर्फ 24 घंटों के अंदर कई छोटे बड़े अर्थक्वेक इसके एकदम बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक आए, जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप की वजह से समंदर में करीब 1.2 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान की वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी, जिससे वहां के मौसम विभाग जापान मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी का वार्निंग भी इशू करी थी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में वापस ले ली गई, लेकिन भूकंप से ही बहुत सब्सटैंशियल डैमेज देखने को मिला, जहां अनगिनत घर और बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गई। हजारों घरों में बिजली चली गई और कई जगह आग भी लग गई। एंड एज ऑफ 6 जनवरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 100 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और दर्जनों मिसिंग हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा का कहना है कि ये सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है और जापान के लोगों से हौसला बनाए रखने को कहते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्दी से जल्दी कोशिश करी जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने की। लेकिन अगले ही दिन यानी 2 जनवरी को एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखने को मिलता है इस देश में। जापान एयरलाइंस का एक प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग की लपटों में घिर जाते हैं। दरअसल जापान कोस्ट गार्ड का ये हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे प्लेन में फॉर्चुनेटली जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 39 साल के प्लेन कैप्टन इकलौते जो जिंदा बचकर निकल पाते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ 2 बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक और सुनामी क्यों देखने को मिलते हैं, और दूसरा ये कि जापान इन हेवी मैग्नीट्यूड्स वाले अर्थक्वेक को कैसे डील कर पाता है, जिसमें कम से कम तबाही होती है। क्योंकि यही अर्थक्वेक अगर किसी और देश में आया होता तो शायद हजारों की संख्या में लोग मारे जाते, जबकि जापान में डेथ टोल 200 से भी नीचे है एज ऑफ नाउ। तो आखिर जापान क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है इस सिचुएशन से निपटने के लिए, और कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीजों से? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं रिसेंट अर्थक्वेक से, जो 1 जनवरी के दिन आई थी। इसे 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं मैप में। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का रीजन है। ये नाम देने के पीछे भी एक वजह है। यह आपने स्कूल में पढ़ा होगा। कोई भी जमीन जिसके 3 तरफ पानी मौजूद हो, और इस अर्थक्वेक का एपिक सेंटर पेनिनसुला में ही लोकेटेड था। वेस्ट साइड में मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान की राजधानी टोक्यो से ये करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी टोक्यो तक में इस अर्थक्वेक को महसूस किया गया। अब हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं, और हमारा पहला सवाल था कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आते हैं, जिसका जवाब भी इस मैप में आपको देखने को मिल जाएगा। इस मैप को देखिए, यह है दुनिया की 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। बाय द वे, ये धरती की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। धरती के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है, उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट निकलते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे हिलती रहती है। और इस तरह ये 16 के 16 टेक्टोनिक प्लेट्स सालों साल धीरे धीरे मूव करती रहती है, और जब ये आपस में टकराती है तो अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो जो देश, जो एरियाज दुनिया के इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाई करते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और जापान देश की खास बात ये है कि वो एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही है, जिनके नाम कुछ इस तरह है: द पैसिफिक प्लेट, फिलिपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा कारण है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक देखे जाने के पीछे। इन चारों में से पैसिफिक प्लेट की अपनी एक खास बात है कि पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर करके बुलाते हैं, क्योंकि दुनिया में यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी यहीं देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक ये चीज बाकी प्लेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो देश इनकी बाउंड्रीज पर मौजूद है, वहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है अर्थक्वेक्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया की बाउंड्री देखोगे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री देखोगे, ये नेपाल के पास से होती हुई गुजरती है, जहां हिमालय की पहाड़ियां हैं।
यही वजह है कि अक्सर नेपाल में भी खतरनाक अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और नॉर्थ इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं, दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में आने वाले सारे अर्थक्वेक्स का एपिक सेंटर भी मोस्टली इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में होता है। इसे आप कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूरोप जैसे रीजन से, जहां रेयरली ही कोई अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। आखिरी बार कब सुना था आपने ऑस्ट्रेलिया में किसी भयानक अर्थक्वेक्स के बारे में? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन एरियाज में अर्थक्वेक्स आते ही नहीं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में होने की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। और जब अर्थक्वेक्स आते भी हैं तो उतने खतरनाक नहीं होते हैं। और इसके पीछे भी एक रीजन होता है कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। और कई बारी जब ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक दूसरे से टकराती है तो उसका असर बीच में भी देखने को मिल सकता है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी आपस में 3 अलग अलग तरीकों से टकराती है और उसके बेसिस पे 3 अलग अलग तरह के बाउंड्रीज बनते हैं। पहला है कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज, इसमें एक प्लेट टकराकर दूसरे के अंदर घुस जाती है। दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जहां पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती है। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जब पैरेलल दो प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है। इनमें से कॉन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्रीज में सबसे भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं। अब ये जो पैसिफिक प्लेट है उसके बाउंड्री एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है और उसमें भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। इस सबडक्शन जोन में ही अर्थक्वेक्स सबसे ज्यादा पावरफुल देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइप के कोलिजन में एक प्लेट जब दूसरे से टकराती है तो वो बिल्कुल ही दूसरे के नीचे घुस जाती है, मैंटल के अंदर चली जाती है। इसे आप इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जहां गौर से देखें तो इस टकराव से समंदर के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है उन दोनों प्लेट्स की बाउंड्रीज पर, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। ये ट्रेंच समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है, जो समंदर की गहराई से भी करीब 3 से 4 किलोमीटर डीप हो सकते हैं। धरती का जो डीपेस्ट पॉइंट है समंदर के अंदर, मरियाना ट्रेंच, वो भी एक ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर नीचे तक जाता है। मरियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है समंदर का। इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, लेकिन एक चीज जिसके बारे में आप शायद न जानते हो वो ये है कि जापान देश के बगल में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंच मौजूद है जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ पर भी समुद्र 8.4 किलोमीटर डीप है। अब यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इतने गहरे समंदर के इतने पास लोकेटेड हैं। अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए। ये मैप आपको दिखाता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर समंदर की डेप्थ कितनी है। जितना लाइट कलर समंदर की डेप्थ उतनी ही कम है और जितना डार्क कलर उतना ही ज्यादा गहरा है समुद्र। ज्यादातर देशों के आसपास देखो, जैसे इंडिया के जो कोस्ट लाइन्स है, अफ्रीका के कोस्ट लाइन, साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन्स, लाइट कलर मौजूद है। लेकिन अगर आप जापान को देखें तो जापान के बिल्कुल राइट साइड में कितना बड़ा डार्क एरिया मौजूद है। यहाँ पर ये है जापान ट्रेंच और इसी के ऊपर से ही गुजरता है हमारा इमेजिनरी रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ इतने भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं। यहाँ इतना गहरा समुद्र मौजूद है, यहाँ पर वोल्केनोस की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है और इसी की वजह से ही सुनामी अगर कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो वो जापान के देश में देखने को मिलते हैं। जापान की कोस्ट लाइन इस ट्रेंच के बहुत करीब होने के कारण सुनामी वेव्स को बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और वार्निंग के लिए भी ज्यादा समय नहीं रहता। इसी रीजन से सबसे ज्यादा खतरा भी जापान को ही होता है सुनामी से। इनफैक्ट जो सुनामी शब्द है ये भी जापानीज भाषा से ही आया है। सुनामी बनता है सू और नामी से। सू का मतलब है हार्बर, नामी का मतलब है वेव, यानी हार्बर वेव। हार्बर का मतलब हिंदी में बंदरगाह। क्योंकि जापान में ही इतने सुनामी देखने को मिले, जापान की सुनामी की खबरें जब दुनिया भर में फैली तो ये सुनामी शब्द पॉपुलर हो गया और वहीं से ही लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट बताती है दुनिया के लगभग 90% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं पाए जाते हैं, जो कि एक चौंकाने वाला फिगर है। अब क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है तो इतिहास में हमेशा से ही जापान का देश डेंजर जोन में रहा है, लेकिन शायद इसी की वजह से ही जापान सबसे आगे भी रहा है अर्थक्वेक्स और सुनामीज के डिजास्टर्स के डैमेज को कंट्रोल करने में भी। एग्जैक्टली यहाँ पर कर क्या रहा है जापान? आपको बता दें कि जापान में बनाई गई बिल्डिंग्स को बड़े स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। इनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे लोएस्ट वाला है टाइशिन स्टैंडर्ड। टाइशिन स्टैंडर्ड, इसमें रिक्वायरमेंट बताई गई है कि एक मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए बिल्डिंगों के पिलर्स की, दीवारों की, बीम्स की, ताकि जब अर्थक्वेक आए और उससे शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग रेजिस्ट कर पाए उस चीज को। दूसरा है सेशन स्टैंडर्ड, जो ऊंची बिल्डिंगों के लिए रेकमेंड किया जाता है।
जहाँ पर इन्हें कहा जाता है कि डैम्पर्स लगाना मैंडेटरी होता है, जिससे कि अर्थक्वेक की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। मतलब बिल्डिंग की जो फाउंडेशन खड़ी हुई है उसके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबर के मैट्स लगाना पड़ता है। ये रबर के मैट्स अक्सर अर्थक्वेक्स की वाइब्रेशंस को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट एक तीसरा स्टैंडर्ड इनका, जो सबसे एडवांस्ड स्टैंडर्ड है, मेंशन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेट किया जाता है। लीड, स्टील और रबर की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती है ताकि बिल्डिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मूव कर सके ग्राउंड के कंपैरिजन में। ग्राउंड मूव कर रहा है तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। एग्जाम्पल के लिए टोक्यो शहर में मौजूद ये आइकॉनिक टावर स्काईट्री टावर भी इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया गया है। ये पूरी सिटी में वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स में से एक है। जब 2011 में भयानक तोहोकू अर्थक्वेक आया था, जापान में 9.0 मैग्नीट्यूड था उस अर्थक्वेक का। इस बिल्डिंग को खरोच तक नहीं आई। दूसरी तरफ सुनामी से बचने के लिए भी जापान ने कई तरकीबें अपनाई है। हालांकि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी अर्थक्वेक वाली रही है। इन्होंने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हैं, जिसमें सुनामी के फोर्स को कम करने के लिए हजारों पेड़ पौधे लगाए हैं। इसके अलावा कोस्टल डाइक्स बनाए हैं, जो लंबे लंबे पत्थरों से बने हुए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें बनाने में काफी पैसा भी खर्च होता है। लेकिन सुनामी इसका इम्पैक्ट कम करने में सक्सेसफुल रहती है। इसके साथ ही सेंसिटिव एरियाज में जहां सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा होता है, वहां के लोगों की जान बचाने के लिए जगह जगह सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स भी बनाए गए हैं, ताकि अचानक सुनामी आने पर लोग उन टावर्स के सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स पर पहुंचकर अपनी जान बचा सके। इसके अलावा इन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव किया है। इवैक्यूएशन ड्रिल्स करी जाती है, लोकल लोगों को रेगुलर ड्रिल्स कराई जाती है कि सुनामी के केस में क्या करना है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर करना है। और फाइनली इन्होंने समुद्र के पास दीवारें बनाई है, सी वॉल्स। जापान की 22,000 माइल्स लंबी कोस्ट लाइन है, जिसका 40% हिस्सा सिर्फ इन कॉन्क्रीट सी वॉल से घिरा हुआ है। लेकिन ये दीवारें अनफॉर्चुनेटली हमेशा काम नहीं करती, जैसे कि 2011 में हुआ। इस वीडियो को देखिए। ये सुनामी जिस अर्थक्वेक की वजह से आया था, वो जापान के इतिहास का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था। और इसी सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर भी देखने को मिला। न्यूक्लियर रिएक्टर्स डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से रेडिएशन लीक हो गई और पूरे पैसिफिक ओशन में फैल गई। 2011 का ये अर्थक्वेक और सुनामी जापान के इतिहास में बेहद खतरनाक रहा था। इसमें करीब 20,000 लोग मारे गए। इसके बाद इनकी सरकार ने अपनी स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट बनाया, ताकि और बड़ी तबाही देखने को न मिले। और जापान की इन्हीं प्रिकॉशन की वजह से इस साल का डिजास्टर इतना खतरनाक और जानलेवा नहीं निकला। तो कैसा लगा आपको जापान के अर्थक्वेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।